नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे आपके भूगोल विषय का पाठ क्रमांक 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन। हमने पहले भाग में बात की थी कृषि संसाधन पर। आज हम जल एवं वन संसाधन को पढ़ेंगे। पहले हम जल संसाधन को पढ़ते हैं। बिहार में जल का विशाल भंडार है जो हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है धरातलीय जल, दूसरा है भूमिगत जल। इन जल स्रोतों के बारे में आपने पहले अध्याय में विस्तार से पढ़ा है, तो हम यहाँ इन पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। धरातलीय जल स्रोत वो होते हैं जो हमें धरातल की सतह पर दिखाई देते हैं, जिनमें नदियां, जलाशय, तालाब प्रमुख है। और भूमिगत जल वो, जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, जो भूमि के अंदर हो, जैसे कुआं, झरने, नलकूप एवं हैंडपंप। तो जो इन दो जल स्रोतों से हमें जल प्राप्त होता है, उसका उपयोग बिहार में मुख्यतः सिंचाई, गृह एवं औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। वर्तमान समय में जो 95% जल का उपयोग है वो सिंचाई में किया जा रहा है। और अगर हम बात करें बिहार में वर्षा की, तो बिहार में मानसून से वर्षा की अवधि 4 महीने की होती है। और इसके अलावा कुछ अनियमित और असमान वर्षा भी होती है, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिहार में कुछ फसलें ऐसी है जो सर्दी के मौसम में लगाई जाती है, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कृषि संसाधन, उसमें था ना, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें लगाई जाती है। तो जो सर्दी के मौसम की फसलें हैं, जैसे आलू, प्याज, गन्ना, उनको समय पे पानी देने की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो दूसरी आवश्यकता है वो बढ़ती जनसंख्या के लिए अनुत्पादन बढ़ाने के लिए है, इसलिए सिंचाई एक आवश्यक तत्व है बिहार की कृषि के लिए। और जो सिंचाई है उसके मुख्य साधन बिहार में नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर एवं पाइन है। हम इन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है वो है नहरें। कि बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग 40.63% भाग जो है वो नहरों द्वारा सिंचित है। और बिहार के मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि, मुलायम मिट्टी, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा सतत वहानी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती रहती है। और बिहार की जो नहरें हैं, हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वो नहरें जो उत्तर भारत बिहार की है, जो हिमालय से नदियां निकलती है उन पर बनाई गई है, उनमें वर्ष भर जल रहता है। और जो दूसरी नहरें हैं वो है छोटे नागपुर से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके ऊपर, वो बरसाती है और उनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है, इसलिए उन पे बांध बना के उसके जल को इकट्ठा किया जाता है और जब भी आवश्यकता होती है इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। और हम अगर समय काल की बात करें, तो बिहार की नहरों को हम दो समय काल में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आजादी के पूर्व की नहरें और दूसरा है आजादी के बाद की नहरें। आजादी के पूर्व की नहरों में सोन, सारण, ढाका एवं त्रिवेणी नहरें हैं। सोन नहर की उपशाखाएं बनाई गई है दो, पूर्वी सोन नहर एवं पश्चिमी सोन नहर। और जो सोन नहर की सबसे विशेष बात है वो यह है कि ये बिहार की पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि बिहार की पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन सी है, वो है सोन। और जो आजादी के बाद की नहरें हैं उनमें कोसी एवं गंडक नहर है। कोसी नहर से दो शाखाएं निकाली गई है, पूर्व कोसी नहर एवं पश्चिमी कोसी नहर। और पूर्वी कोसी नहर की फिर उप शाखाएं निकाली गई है, वो है मुरलीगंज नहर, जानकी नहर, पूर्णिया नहर एवं अररिया नहर। और जो गंडक नहर है उससे भी दो शाखाएं निकाली गई है, पूर्वी गंडक नहर एवं पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर को हम सारण नहर के नाम से जानते हैं और पश्चिमी गंडक नहर को हम तिरहुत नहर कहते हैं। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। पहले जो है वो सोन नहर है। ये सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है और इसका निर्माण जो किया गया था वो 1876 में डिहरी पर किया गया। इससे सिंचित क्षेत्र है भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना। और जो दूसरी नहर है वो सारण नहर है, जो गोपालगंज प्रखंड में 1880 में निर्मित की गई। तीसरी नहर ढाका नहर है, जो ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर एक छोटे नहर के रूप में निर्मित है। इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है और इससे सिंचित क्षेत्र है 4500 हेक्टेयर भूमि। चौथी जो नहर है वो है त्रिवेणी नहर, जिसका निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर किया गया, त्रिवेणी नामक स्थान के निकट। और इसकी कुल जो लंबाई है वो 1.094 किलोमीटर है। आप इसे जल्दबाजी में 1094 नहीं पढ़ लीजिएगा,
ये 1.094 किलोमीटर है। और इससे पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ये तो आजादी के पूर्व की नहरें थी। अब जो दो नहरें हैं वो आजादी के बाद की नहरें हैं, जिनमें पहली है कोसी नहर। कोसी नहर पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की जो कुल लंबाई है वो है 44 किलोमीटर, और इससे 4 शाखाएं निकाली गई है। और इस प्रकार इस नहर की शाखाओं और उप शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 3040 किलोमीटर है। और इससे सिंचित क्षेत्र है पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा जिलों की लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि। कोसी नहर की दूसरी नहर है पश्चिमी कोसी नहर, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी है, और इससे दरभंगा जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है। जो लास्ट नहर है वो है गंडक नहर, जो त्रिवेणी नामक स्थान से 85 किलोमीटर दक्षिण में वाल्मीकि नगर के पास, जिस पर एक 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। बांध बनाकर इससे दो नहरें निकाली गई है। पश्चिम की ओर तिरहुत नहर, जिससे सारण जिले की लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, और पूर्व की ओर निकाली गई है सारण नहर, जिससे सिंचित क्षेत्र चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले की लगभग 6.9 हेक्टेयर भूमि। ये तो हमने बात की नहरों की। अब हम बात करते हैं जो सिंचाई के दूसरे साधन हैं, जैसे नलकूप, कुआं एवं तालाब, जिनमें नलकूप जो है वो दूसरा प्रमुख साधन है सिंचाई का। आजादी के पूर्व तो इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता था, लेकिन आजादी के बाद में नलकूपों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। कुल सिंचित भूमि जो है बिहार की, उसके 38.77% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। और अगर हम जिलों की दृष्टि से देखें तो समस्तीपुर और सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नलकूप के बाद कुआं जो है वो सिंचाई का तीसरा महत्वपूर्ण साधन है, जिसका प्रयोग पहले तो बहुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रचलन नलकूपों के प्रचलन के बढ़ने के कारण कम हो गया है। जैसे कि आप पहले देखते होंगे, अपने घर में सुनते होंगे कि बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम कुएं से पानी भरते थे, लेके आते थे, और अब अपने नलकूप हो गए हैं, तो हमें कुएं से पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे हम मितव्ययी भी हो गए हैं। क्योंकि पहले घर से निकल के कुएं तक जाना, वहां से जितना जरूरत हो उतना पानी लेके आना, तो हमें ऐसा रहता था कि हम पानी को कम खर्च करें, क्योंकि कुएं से लेके हमें ही आना है। और अब जब से नलकूपों का प्रयोग बढ़ा है, टैंक में पानी आ जाता है, हम आवश्यकता से अधिक पानी खर्च करते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सही भी है, तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। हम बात कर रहे थे कुओं की, तो कुओं का प्रचलन अब कम हो गया। मात्र बिहार के 2% भाग जो है उसी पर कुओं से सिंचाई की जाती है। इनमें दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण मैदानी जिले प्रमुख है। और मैदानी जिलों में भी जो उत्तर के मैदानी जिले हैं बिहार के, उसके अपेक्षा दक्षिण में कुओं से सिंचाई अधिक की जाती है। इनमें नवादा, नालंदा, गया और जहानाबाद जिले प्रमुख है, क्योंकि इन जिलों की जल सतह ऊपर होने के कारण कुओं का निर्माण आसानी से हो जाता है। और जो अगला सिंचाई का साधन है वो है तालाब। तो तालाबों द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्य में उपयोग करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति रही है। जिस गांव अथवा नगर में नदी नहीं होती है, वहां पे पूजा पाठ और अन्य धार्मिक संस्कार जो तालाब के किनारों पर ही होता है। और बिहार का पावन पर्व छठ का अर्घ्य अर्पण, वो भी तालाबों के किनारे किया जाता है। वैसे तो आप इस पर्व के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि जो छठ है वो मुख्य रूप से बिहार के एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है, और यह बहुत ही पावन पर्व है। और यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार संपन्न होता है, एक शारदीय और दूसरा चैती छठ कहलाता है, जो क्रमशः कार्तिक षष्ठी एवं चैत षष्ठी में आयोजित होता है। इस वर्ष में इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तो ये जो पर्व है वो छठ का अर्घ्य अर्पण पर्व है। और इस सिंचाई के सिवा तालाबों से मछली पालन और मखाने की खेती भी की जाती है। और अगर हम देखें भारत में, तो भारत के 9% कृषि योग्य भूमि पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि बिहार के सिर्फ 2.10% जो भूमि है उस पे ही तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। और उनमें भी सबसे अधिक मधुबनी जिले में की जाती है।
इन मुख्य साधनों के अतिरिक्त कुछ बिहार के अन्य साधन है सिंचाई के। उनमें पाइन, अहर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, डेकू और मोट प्रमुख है। इनमें पाइन की जो सिंचाई की जाती है पाइन से, वो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। इनमें रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा और पटना जिले प्रमुख है। अब आप जो ये सिंचाई के साधन है, इनको आप इस मानचित्र से देख सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे नहर का संकेत, नलकूप, कुआं, तालाब, बैराज, इनके संकेत दिए गए हैं। आप इनसे ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सिंचाई के साधन से बिहार के किस एरिया में सिंचाई की जाती है। जैसे नहर का ये संकेत है, इसको आप देखिए तो ये वाले जो उत्तरी मैदान के जो जिले हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो बिहार के उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है, जिसके कारण उनमें वर्ष भर जल रहता है। तो ये वाली जो यहाँ पे नहरें बना के उनमें सिंचाई की जाती है। जबकि हमने बात की थी कि जो कुओं से सिंचाई जो की जाती है वो दक्षिणी भाग में अधिक की जाती है। तो कुएं का सिंबल देखिए आप, तो ये जो स्थान है दक्षिणी जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुओं से सिंचाई की जाती है। बाकी जो बिहार का क्षेत्र है उनमें लगभग मिश्रित सिंचाई के साधन है। अब आगे हम बात करते हैं नदी घाटी योजनाओं की, रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नदी घाटी योजनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि बिहार में जल संसाधन, अपार जल संसाधन है, ये अभी हमने बात की थी। तो उसके उपयोग के लिए हम बाढ़ की विभीषिका, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की कि बिहार में नदियों में बाढ़ आती है ना, तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार में मुख्यतः बाढ़ बहुत आती है। इसके साथ साथ सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का विकास किया गया है, जिससे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात का विकास हो सके। अब एक आपके परीक्षा में एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ लिया जाता है कि नदी घाटी योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जो उद्देश्य हैं इन नदी घाटी योजनाओं के, उनके अंदर जल विद्युत उत्पादन भी है, सिंचाई भी है, मछली पालन भी है, तो मनोरंजन एवं यातायात का विकास भी है। मतलब सिर्फ या तो कृषि के लिए या सिंचाई के लिए, मतलब सिंचाई के लिए और अगर पेयजल के लिए, सिर्फ इन्हीं के लिए ही इन नदी घाटी योजनाओं का विकास नहीं किया गया है, बल्कि मनोरंजन, यातायात, उद्योग आदि के लिए भी किया गया है। इसलिए ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो बिहार की जो है वो तीन मुख्यतः नदी घाटी योजनाएं हैं, जिनमें पहली है सोन नदी घाटी योजना, दूसरी है गंडक नदी घाटी योजना और तीसरी है कोसी नदी घाटी योजना। जो सोन नदी घाटी योजना है, जैसे हमने बात की थी कि सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर है, तो ये नदी घाटी परियोजना भी बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। आप थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने जिनको रेड कलर में बताया है, जिन पीरियड्स को, तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड्स है। या फिर आप इनको अब साथ के साथ नोटबुक में लिख भी सकते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में आपको आसानी से याद आ जाए। तो जो सोन नदी घाटी परियोजना है वो सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण जो किया गया था वो 1874 में हुआ था, और इससे दो नहरें निकाली गई, जिसकी हमने अभी बात की थी। और उनके सहित इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। और जो महत्वपूर्ण बात एक सोन नदी घाटी परियोजना की है वो ये है कि जो इससे जो बिहार का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ पे सूखा बहुत ज्यादा होता है, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से बिहार का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी बढ़ गया है, जिससे चावल की खेती काफी बढ़ गई है। इसलिए उस क्षेत्र को जो चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। क्योंकि सोन नदी घाटी परियोजना के जाने से वहां पर सिंचाई होने लगी है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया है। जो दूसरी नदी घाटी परियोजना है वो गंडक नदी घाटी परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू की गई है। और इससे नेपाल को बिजली, सिंचाई और जल की आपूर्ति की जाती है। और इसमें बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण भी किया गया है। और जो तीसरी परियोजना है वो है कोसी नदी घाटी परियोजना।
इसकी कल्पना तो 1896 में ही कर ली गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1955 में हुआ था। ये नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्य का सामूहिक प्रयास है और इसमें नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया है और इससे दो नहरें निकाली गई है, पूर्वी कोसी नहर एवं पश्चिमी कोसी नहर, जिसमें से पश्चिमी नहर का लगभग 45 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो नेपाल में आता है। इन महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के सिवा बिहार में कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं, जिनमें पहली है दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रण है। और जो दूसरी परियोजना है वो ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना है। यह एक बहुउद्देश्य परियोजना है और इसका निर्माण जो है किऊल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है। इससे मुंगेर तथा लखीसराय जिलों की 14,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की योजना है। और जो अगली परियोजना है वो बागमती परियोजना है। यह परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिला में स्थित है और नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध बनाया गया है इस पे। और यह भी एक बहुउद्देश्य परियोजना है और इससे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है। और जो अगली परियोजना है वो बरनार जलाशय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा बरनार नदी पर पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। तो ये हमने पढ़ा अभी जल संसाधन को। अब हम आगे पढ़ेंगे वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन संसाधन क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं, ये सब आपने पहले अध्याय में पढ़ा है। यहाँ पे हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे कि बिहार में वनों का वितरण किस किस एरिया में है, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। और मुख्यतः वनों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है स्वतः विकसित वन, जिन्हें हम प्राकृतिक वन कहते हैं, और दूसरा है जिन्हें मानव विकसित करता है, उन्हें हम मानव निर्मित वन या वानिकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के वनों की। बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो झारखंड में चला गया। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि बिहार विभाजन के बाद, तो आपको क्या ये पता है कि बिहार का विभाजन कब हुआ था? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि बिहार का विभाजन हुआ था 2000 में। तो उसके बाद जो अधिकतर वनांचल क्षेत्र झारखंड में चला गया, अधिकतर कृषि क्षेत्र झारखंड में चला गया, और जो बिहार में वर्तमान में वन भौगोलिक क्षेत्र है वो है 76.87%। और अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति वन भूमि की, तो उसका औसत बिहार में मात्र 0.05 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय औसत है वो 0.53 हेक्टेयर है, जिससे बिहार का औसत बहुत ही कम है। और जो अधिसूचित वन क्षेत्र है वो बिहार में 6,374 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जबकि अति सघन वन क्षेत्र सिर्फ 76 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। और अधिसूचित वन क्षेत्र का भी लगभग 50% जो भाग है वो वीरान है, विलुप्त है। अब हम बिहार में वनों के वितरण को देखते हैं। तो बिहार का जो मैदानी भाग और दियारा क्षेत्र है वो तो पूर्णतः वनों का ही आप ये कह सकते हैं कि उसमें अभाव है। और जो 1% से भी कम वन क्षेत्र वो इन जिलों में प्राप्त होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जमुई, गया और मुंगेर जिलों के पहाड़ी भागों में वनों का कुछ विस्तार है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से कि कहाँ पे वनों का पूर्णतः अभाव है या फिर 1% से भी कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा वितरण को। अब हम देखते हैं कि बिहार में वनों का प्रकार कौन से हैं। बिहार में मुख्यतः दो वन पाए जाते हैं, एक है आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। ये मैंने आप यहाँ पे एक मैप मेंशन किया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सिंबल दिए गए हैं। तो जो ये आड़ी लहरें हैं, मतलब लेटी हुई जो लहरें हैं, ये है आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसका आप सिंबल देखिए, ये यहाँ पे है। और जो खड़ी लहरें हैं वो है शुष्क पर्णपाती वन। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आड़ी लहरें और जो खड़ी जो है रेखाएं, उनको देख के आपको कुछ याद आया होगा कि ज्योग्राफी में हम कुछ और भी है जिसको इस सिंबल से दर्शाते हैं, वो है हमारी अक्षांश देशांतर रेखाएं। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, तो
उन चीजों को रिलेट करके एक दूसरे से संबंधित करके पढ़िएगा। जैसे जैसे मैंने ये मैप देखा, मुझे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं याद आ गई। तो आप भी जब ऐसा कुछ देखें तो उनको इस तरीके से पढ़े, सिर्फ बोझ लेके नहीं पढ़े कि हमें पढ़ना है, परीक्षा देनी है, मार्क्स लाने हैं। सही, आप हर चीज को समझ के पढ़े, जिससे आपको पढ़ाई है वो और भी रुचिकर लगने लगेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन की। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्द्र पतझड़ वन को। तो आर्द्र पतझड़ वन है, उसका जो क्षेत्र अगर हम देखें तो वो है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। देखिए आप, ये सिंपल यहाँ पे दे रखा है। और जो दूसरा क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिमी भाग। अब मैंने आपको पहले भाग में एक मैप बताया था जिसमें मैंने जिलों को दर्शाया था, फिर उसमें कृषि संसाधन की कौन सी फसलें होती है उनको बताया था। तो आप जब मैंने बात की कि ये उत्तर पश्चिमी भाग बिहार का, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उत्तर पश्चिमी भाग मतलब कौन से जिले, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये वाला भाग। तो आप बिहार के मानचित्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें समझने में आसानी हो जाए। तो आर्द्र पतझड़ वन के दो क्षेत्र हैं, तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एक, उत्तर पश्चिमी भाग। और इसमें जो है वो साल, शीशम, बांस, सवई घास, महुआ, जामुन आदि वृक्ष जो है वो होते हैं। इनमें साल और शीशम जो है वो मुख्य वृक्ष है। और जो दूसरे वन है वो है शुष्क पतझड़ वन। इनका क्षेत्र अगर हम देखें तो देखिए ये वाला एरिया है यहाँ पे, और ये दक्षिणी एरिया है। तो पूर्वी मध्यवर्ती भाग हो गया और दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग हो गया, जहाँ पे ये वन मिलते हैं। इनमें जो वृक्ष है वो खेर, बहेड़ा, पलास, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे हैं। और अगर हम जिलों की बात करें तो कैमूर और रोहतास जिले में मुख्यतः शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। और एक सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन है उनको 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और अब हम बात करते हैं वन्य जीवों के संरक्षण की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87 भाग ही है वो वनाच्छादित है। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय नीति की तो उसके अनुसार आवश्यक वनाच्छादित वन है वो है 33%। तो आप देखिए 33% आवश्यक है, जिसमें से सिर्फ 6.87% भाग पर ही बिहार में वन पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में वनों के संरक्षण की कितनी आवश्यकता है। इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जो है वनों की कटाई पर रोक, उद्यानों का विकास करना, कृषि वानिकी के पर बल देना, विलुप्त वन क्षेत्र को पुनर्वासित करना। अब आप कहेंगे कि ये तो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, हम इनमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जब हमारा बर्थडे आता है, मतलब जन्मदिन आता है, तो हम क्या करते हैं, केक लेके आते हैं, केक काटते हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आया है कि हम उस केक पे हमारी पिक्चर बनवाते हैं, फिर हम हमारी फोटो को काटते हैं, फिर हम खुद खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं हम किस ओर जा रहे हैं। हम हमारी फोटो को काटना मतलब खुद को काट के खिलाना, उस तरफ जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम ये संकल्प लें कि जब भी कोई विशेष दिवस आएगा हमारी जिंदगी का, तो उसमें हम एक पौधारोपण करेंगे या फिर जो जीव होंगे उनको खिलाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे प्रयास जो हम करेंगे उससे पूरे देश का परिदृश्य ही बदल सकता है। तो इसलिए आप भी, मैं आशा करती हूँ कि अब से इसके प्रति जागरूक होंगे, पेड़ लगाएंगे, जीवों की रक्षा करेंगे। तो हमारे सिवा जो बिहार की जो सरकार है वो भी इनके संरक्षण के लिए योजनाएं चला रही है, जिनमें महत्वपूर्ण योजना है वो है राष्ट्रीय सम विकास योजना, RSVY। ये संक्षिप्त रूप है इसका, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि RSVY की फुल फॉर्म क्या है। तो राष्ट्रीय सम विकास योजना, इसमें समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण की योजना करी गई है। और वैसे हमारे बिहार में तो जो है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से भी कई रीति रिवाजों का प्रचलन रहा है। जैसे कई धार्मिक अनुष्ठान तो वृक्षों के नीचे ही किए जाते हैं, और कई ऐसे आंचलिक त्योहार भी है जो वृक्षों से संबंधित है। इस राज्य में परंपरागत रूप से वट, पीपल, आंवला और तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है।
हमारे यहाँ तो चींटी से लेकर विषैले सांप तक को भोजन कराया जाता है और पक्षियों को दान देने का भी प्रचलन है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हम बात करें वन्य जीवों की, तो बिहार में 14 अभयारण्य एवं एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझोल अनुमंडल में कांवर झील, दरभंगा जिले में कुशवेश्वर स्थान जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और कुछ संस्थाएं भी है जो इनके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, जिनमें वन, पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास विभाग जो है वो सरकारी विभाग है, और कुछ निजी संस्थाएं हैं जैसे प्रयास, तरुण मित्र, प्रत्यूष और भागलपुर में मंदार नेचर क्लब, जो इनके संरक्षण के लिए एक अहम भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो उद्यान है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पटना में अवस्थित है। यह लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और ये बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर में बता रखा है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वो है संजय गांधी जैविक उद्यान और इसकी अवस्थिति है पटना में। यहाँ पर कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव भी है और लगभग 300 पक्षी प्रजातियों का अध्ययन जो है वो यहाँ पे एक साथ संभव है। और जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सालिम अली ने तो इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने ये 2 पिक्चर्स इंसर्ट करी है। पहली है पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अभी कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी हुई थी। तो अगर हम इसी तरीके से इनका दोहन करते रहे तो आगे के आने वाला समय जो वो और भी विकट हो जाएगा। तो आप जरा इन पे सोचिएगा और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका निभाइएगा। आज हम इस भाग में यही बात करेंगे और जो अगला भाग है उसमें हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।